हेलो बच्चों, मैं हूं आपका रजत सर और आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं इतिहास का बहुत ही टॉप क्लास क्वालिटी कंटेंट, जो आपकी 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा को इतना बेहतरीन बना देगा कि आप भी कर सकेंगे स्टेट टॉप। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप लगातार हमारी क्लासेस को देखते रहें, लगातार आप हमारे कंटेंट को पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें, मेहनत करते रहें। निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही सुखदायक होगा, बहुत ही यादगार होगा और बहुत ही ज्यादा आपको उपलब्धि जैसी लगेगी। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर वो कंटेंट जो आपको बनाता है बिहार का स्टेट टॉपर। तो चलिए बच्चों, इसी श्रृंखला में हमने पिछली बार देखा था ईंट, मनके और अस्थियां। ये हमारा इतिहास का पहला चैप्टर था, जैसा कि हमने आपको बताया था। और उसको हमने दो पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कहानी हमने देखी। अब आज हम चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, और ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। ये पाठ 2 है और इसका आज हम टॉपिक उठाए हैं महाजनपदों का उदय। देखिए, महाजनपदों का उदय का बड़ा सिंपल सा मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता जब हमारे यहां सबसे पहले खोजी गई तो यह पता चला कि भाई हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकृत सभ्यता थी और सारे नगरीकरण के तत्व इसमें मौजूद थे, काफी विशाल भी थी, लोग प्रॉपर मकानों में रहते थे, मतलब बड़ी विकसित व्यवस्था थी। उसके बाद कालांतर में उसका विनाश हो गया और फिर कुछ समय ऐसा रहा जब एकदम शून्य जैसी स्थिति रही भारत में। हम अभी आपको आगे समझाएंगे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। कुछ बातें वो ये हैं, देखिए हमने आपसे कहा था तकरीबन 3500 ईसा पूर्व से लगाकर कितना, तकरीबन 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 3500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के काल को ये हड़प्पा सभ्यता का काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल कहा जाता है। और ये जो 3500 से 1900 का काल है, इसको भी कई भागों में बांटा जाता है। आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, फिर उत्तरोत्तर हड़प्पा। बहरहाल इतने कालखंड में हड़प्पा सभ्यता पूरे अपने विकास के चरम पर पहुंची और उसके बाद उसका पतन भी हुआ। अच्छा, अब इस समय क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में भाई ये देखा गया कि यह एक नगरीकृत सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। बहुत बढ़िया। नगरीकृत सभ्यता का मतलब यह है कि वहां के लोग प्रॉपर मकानों में रहते थे, नगर नियोजन था, बड़े बड़े महल थे और एक प्लान के तरीके से बसाए गए थे। नालियां थी, है ना, स्नानागार था, अन्नागार था, सिंचाई पानी को संचित करने के लिए व्यवस्थाएं थी। तो बड़ा मतलब नियोजित शहर थे। उसके बाद क्या देखा जाता है बेटा कि 1900 ईसा पूर्व के बाद तकरीबन 400 साल कुछ भी भारतीय उपमहाद्वीप में नया दिखलाई नहीं पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, समय शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से। 1500 ईसा पूर्व से लेकर मतलब 1500 ईसा पूर्व से भारत में एक संस्कृति, नई संस्कृति दिखाई दी जो हड़प्पा संस्कृति से एकदम अलग थी। ये लोग बहुत डेवलप्ड लोग थे, व्यापार वाणिज्य करते थे, खेती पाती करते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन 1500 ईस्वी के आसपास जो संस्कृति देखी गई, ये यायावर संस्कृति थी। यायावर का मतलब क्या? ना तो इनके अपने कोई प्रॉपर घर मकान थे, ना तो ये कहीं एक जगह रहते थे। ये लोग पशुओं को पालते थे, चराते घूमते रहते थे। तो जो लोग अपने स्थान को लगातार बदलते रहते हैं, जिनका कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं होता, उनको यायावर या खाना बदोश टाइप का कुछ बोलते हैं, नोमैडिक्स बोलते हैं। तो ये यायावर लोग थे और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन और पशुचारण। पशुपालन और पशुपालन मतलब ये होता है कि भाई जब पशु पालोगे तो चराने तो जाओगे ही, पशुचारण। अब जब पशुओं को पालोगे तो पशुओं को चराना तो पड़ेगा ही। तो ये एक ऐसी संस्कृति देखी गई जो पूरी तरीके से यायावर थी। अच्छा, जब वो लोग पशु पालते थे, पशुचारण, पशुचारी लोग थे,
तो मतलब ये शहरी नहीं, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण थी। और ये जो माहौल है, ये जो संस्कृति है, इसको दरअसल कहा गया है वैदिक संस्कृति। और ये माना गया है कि इस संस्कृति की जो शुरुआत होती है बेटा, वो 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और इस संस्कृति को जन्म देने वाले जो थे वो आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। और कई विद्वानों ने यह भी माना है कि आर्यों ने जो है हड़प्पा सभ्यता पे आक्रमण किया, उनको निपटा दिया, सबको समाप्त किया और भारत में एक नई संस्कृति को जन्म दिया जिसको वैदिक संस्कृति कहा गया। बहरहाल इस वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन। ऋग्वेद कालीन जो संस्कृति है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। और देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, जो वैदिक सभ्यता है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग्वेद कालीन, एक है ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति, ऋग्वैदिक कालीन, और एक है बेटा उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक, उत्तर वैदिक कालीन। अब उत्तर वैदिक कालीन जो है, जो ऋग्वैदिक कालीन है, यह है 1500 ईसा पूर्व से लगा करके करीब करीब 1000 ईसा पूर्व तक। और इस काल की पूरी जानकारी हमको मिलती है ऋग्वेद से, इसलिए इसको हम कहते हैं ऋग्वेद कालीन या ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति। उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कृति है बेटा, वो पाई जाती है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब गौर फरमाना जरा, यहां पे यह है, यहां तक थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, लेकिन भारतीय इतिहास जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, माने 600 ईसा पूर्व के जैसे ही आगे बढ़ता है, आपको फिर बड़े बड़े नगर मिलने लगते हैं, आपको फिर बड़े बड़े राजा मिलने लगते हैं, आपको सेनाएं मिलने लगती हैं, आपको बाजार मिलने लगते हैं, माने वही सारी चीजें फिर आपको मिलने लगती हैं जो हमको इसके तकरीबन 15 या 1600 साल पहले हड़प्पा में मिला था। तो हड़प्पा में हमने नगरीकरण के संकेत पाए थे, तो हमने उसको कहा था प्रथम नगरीकरण। और 600 ईस्वी के यानी 1900 के बाद 600 ईसा पूर्व तक पूरा गैप रहा है, ग्रामीण संस्कृति रही है भारत में। और उसके बाद 600 ईसा पूर्व के बाद भारतीय जो संस्कृति है उसका नगरीकरण होना चालू हुआ। फिर हमें मिलने लगेंगे बड़े बड़े इमारतें, मगध का उत्कर्ष मिलेगा, अंग चंपा तमाम। तो उस समय बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ और उन नगरों के उदय के पीछे ठोस वजह है, वो वजह हम बताएंगे, ठोस वजह है। उन ठोस वजहों से खूब पैसा बढ़ा, खेती पाती हुई और फिर बड़े बड़े नगर बनने शुरू हुए और उन्हीं नगरों को कहा गया महाजनपद। वो बड़े बड़े व्यापारी केंद्र बने, राजधानियां बनी, उनको महाजनपद कहा गया। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जो है तकरीबन 1500 ईसा पूर्व से लगा करके और 600 ईसा पूर्व तक, ये तकरीबन 900 साल का जो समय है वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में निकल गया। और इसके जैसे 600 ईसा पूर्व के थोड़ा आगे यानी पीछे चलते हैं तो हमको नगरीकरण के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, उसी को हमने कहा है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से आगे का जो समय है उस पे हम चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये कहानी यहां पे ये लिखी हुई है, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपने शब्दों में। देखिए, अंग्युत्तर निकाय में कहा गया है, एक अंग्युत्तर निकाय है बेटा, क्या है? एक अंग्युत्तर निकाय है, ये बौद्ध साहित्य है। क्या है बेटा? अंग्युत्तर निकाय जो है बेटा ये बौद्ध साहित्य है। और एक और साहित्य है बेटा भगवती सूत्र, एक है बेटा भगवती सूत्र, ये बेटा जैन साहित्य है। ये क्या है? ये बेटा जैन साहित्य है। क्या है ये जैन साहित्य है। और इन दोनों के हिसाब से अगर हम इनकी पड़ताल करें तो अंग्युत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों के हिसाब से 16 महाजनपद भारत में पाए गए। कितने? 16 महाजनपद भारत में पाए जाते थे, भारत में पाए जाते थे, भारत में पाए गए। और इन जो 16 महाजनपद हैं इनमें जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, सबसे जो शक्तिशाली बनकर उभरा, क्या? जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा उसका नाम था मगध महाजनपद। और मगध जो है यही पटना का उत्कर्ष है। क्लियर है? अब हम ये बताएंगे कि भाई चलो ठीक है, हमने अभी आपसे कहा, क्या कहा? हमने कहा कि भाई 3500 ईसा पूर्व से लगा करके
1900 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हम करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। और ये नगरीकरण, ये पूरी नगरीकृत सभ्यता थी। क्या थी? ये पूरी नगरीकृत थी। अच्छा, इसके बाद 1900 ईसा पूर्व से लगा करके जो 600 ईसा पूर्व का समय है, ये पूरा ग्रामीण संस्कृति का ये पूरी ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण सभ्यता का ये ग्रामीण संस्कृति। अब इसके 600 ईस्वी के बाद, 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है, इसको कहते हैं द्वितीय नगरीकरण। क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के बाद नगरों के संकेत 600 ईसा पूर्व के बाद दिखलाई पड़े हैं। और वो नगरीकरण दरअसल 16 महाजनपदों के उदय के साथ दिखलाई पड़े हैं। तो भगवती सूत्र और अंग्युत्तर निकाय, इनमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है कि 16 महाजनपद भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में थे। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि भाई महाजनपदों का उदय क्यों हुआ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बने जनपद। जनपद, जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लोग। क्या मतलब होता है? जन का मतलब होता है लोग। और पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब तो पैर होता है। सिंपल सी बात है। अब होता क्या है बच्चों, समय बदलता है और लोहे की खोज वैदिक काल में मतलब हुई। लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में खूब प्रयोग किया गया, लेकिन लोहे का जो सर्वाधिक प्रयोग किया गया, अब आप समझो कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। लोहे का जो सर्वाधिक प्रयोग किया गया वो बेटा 600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। सर्वाधिक प्रयोग जो है से प्रारंभ हुआ, 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। अब 600 ईसा पूर्व से जब लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो लोहे के प्रयोग से क्या हुआ भाई? हथियार बने। क्या बने? हथियार बने। इससे औजार बने। क्या बने? इससे औजार बने। तमाम प्रकार के उपकरण बने जिनको खेती में, किसानी में यूज किया जाता था। अब इनसे क्या हुआ? हथियारों से आक्रमण करना आसान हो गया। क्या हुआ? आक्रमण करना आसान हो गया। औजार और उपकरणों से बच्चों कृषि करना बड़ा आसान हो गया। तो अब होता क्या है कि कृषि जब करना आसान हुआ भाई, कृषि और व्यापक पैमाने पे हुई। तो जब आसान हुआ तो खेती को लोग ज्यादा बड़े पैमाने पर करने लगे। जब व्यापक पैमाने पे करने लगे तो सिंपल सी बात है, उपज बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? उपज बढ़ेगी। उपज बढ़ी, ठीक है, यानी उत्पादन बढ़ा तो लोगों के पास क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। और जब आय बढ़ती है ना बेटा, तो नगरीकरण होता ही है। क्या होता है? नगरीकरण होता है। और इसी की वजह से क्या हुआ? अल्टीमेटली बड़े बड़े शहरों का उदय हुआ और इन्हीं को कहा गया महाजनपद। हालांकि ये बात पूरी नहीं है। अब क्या होता है? इस तरीके से खेती लोहे के प्रयोग से बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों ने खेती जैसी चीज को एकदम चोटी पे पहुंचा दिया। लोगों के पास ठीक ठाक धन आने लगा। अच्छा, इधर जो है हथियार भी बनने लगे, लोग एक दूसरे पे आक्रमण करने लगे, अपने क्षेत्रों को बढ़ाने लगे, राजत्व का सिद्धांत पैदा हो गया, राजत्व की भावना अंदर आ गई। तो इस वजह से पूरा कुल मिला के अगर हम कहें तो धीमे धीमे साम्राज्यवादी विचारधाराएं लोगों के अंदर पैदा होने लगी। लोग अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पे आक्रमण करने लगे, अपने इलाकों को संरक्षित करने लगे, अपनी एक राजधानी बनाने लगे, वहां पे सेना रखने लगे, क्योंकि भाई अब हमारा क्षेत्र बड़ा हो गया है तो कोई एक ऐसा मुख्यालय बनाएंगे जहां बैठ के हम अपनी पूरी प्रजा के काम धाम करें। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा जो इलाका है वो सुरक्षित रहे, इसलिए प्रॉपर सेना की भी जरूरत पड़ेगी। और इतना बड़ा चूंकि इलाका हम बना लिए हैं जीत जीत के हथियारों का प्रयोग करके, तो हमें तमाम प्रकार के अधिकारियों की जरूरत भी होगी, तो अधिकारी भी बनाए जाते थे। तो यही क्या हुआ? राजधानी बनी, सेना बन गई, अधिकारी बन गए। तो इन सबको मिला करके उस इलाके को महाजनपद कहा जाने लगा। और ऐसे महाजनपद उस समय भारत में तकरीबन तकरीबन 16 थे। ठीक है बेटा, तो ये पूरी महाजनपदों के उदय की कहानी हमने आपको यहां पे बता दी। अब यही बात आपके जो है पीपीटी पे वैसे के वैसे लिखी हुई है। अच्छा, अब आप इसको देखेंगे तो आपको एकदम जो हमने भी आपको समझाया है एकदम क्लियर कट आपके सामने तैर जाएगा। तो ये देखो, जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य हुआ करते थे। मैंने कहा पहले जनपद होते थे, छोटे छोटे होते थे, फिर इन लोगों के पास पैसा बढ़ने लगा,
राजत्व का भावना राजत्व की बढ़ने लगी, एक दूसरे पे आक्रमण करने लगे। फिर क्या हुआ, उस काल में आर्य सबसे शक्तिशाली जनजातियां थीं और उन्हें जन कहा जाता था। इसने जनपद शब्द को जन्म दिया, जहां जन का अर्थ है लोग और पद का अर्थ है पैर। मतलब जहां जहां आर्य आगे बढ़ते गए वो इलाके जनपद बनते गए, जहां आर्य बसते गए वो जनपद बनते गए, वो धीमे धीमे डेवलप होते गए। अच्छा, ये सारी बात तो पीछे कर चुके हैं। छठी शताब्दी पूर्व तक लगभग 22 अलग अलग जनपद थे। मुख्य रूप से कृषि और सेना में लोहे के औजारों के प्रयोग के कारण, अब गौर फरमाना जरा, मुख्य रूप से कृषि और सेना में लोहा, यानी सेना के पास लोहे के औजार मतलब हथियार, और खेती में लोहे के औजार, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, सेना में लोहे के औजारों के उपयोग के कारण सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ धार्मिक परिवर्तन भी होने शुरू हो गए। अच्छा, धीमे धीमे क्या हुआ कि छोटे राज्यों या जनपदों से महाजनपदों का उदय हुआ। मैंने बताया कि भाई पहले छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जनपद कहलाते थे। उसके बाद इनके पास लोहे के हथियार बन गए, तमाम पैसा खेती की वजह से आ गया, अगल बगल के राजाओं को हराने लगे, या तो हार गए या तो जीत गए, जीत गए तो इलाका बढ़ा, हार गए तो इलाका गंवा दिए, दूसरे का बढ़ा। तो इस तरीके से इलाके बढ़ने लगे। इलाके बढ़े तो ये हुआ कि भाई इतना बड़ा इलाका है तो इतने लोगों को काम धाम करने के लिए, मतलब इतने लोगों को चलाने के लिए एक पर्टिकुलरली अपना केंद्र कोई होगा, उसको राजधानी कहा गया। सेना बनाई गई, मजबूत की गई, है ना। तो इस तरीके से बच्चों महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, धीमे धीमे यही जो जनपद थे बड़े होते होते महाजनपद बन गए। ठीक है। अच्छा, लोगों ने जनजाति या जन के बजाय अपने क्षेत्र या जनपद के प्रति मजबूत निष्ठा हासिल की। इस काल को दूसरे शहरीकरण या दूसरे नगरीकरण या द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फिर महल वहल मिलने शुरू हुए, शहरीकरण के प्रमाण धीमे धीमे मिलने लगे। तो अब देखो क्या हुआ, उस अवधि के दौरान राजनीतिक केंद्र सिंधु गंगा के मैदानों के पश्चिम से इसके पूर्वी हिस्से में स्थानांतरित हो गए। यह बड़ी गौर की बात है। देखो मैंने कहा कि जो सिंधु सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता थी उसका इलाका ये था। अब यहां पे क्या हुआ कि ये इलाका था सिंधु सभ्यता का पूरा, ये वाला इलाका। अब यहां से लोग इधर की ओर बढ़ने लगे, मतलब उधर से पूरब की ओर बढ़ने लगे। अब लोगों का जो ध्यान था वो सिंधु नदी से हट करके गंगा नदी घाटी में हो गया, गंगा नदी के मैदानों में, या जो उत्तर भारत का मध्य मैदान है ये वाला इलाका, यहां पे ज्यादा सेंट्रिक हो गए लोग। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि शायद सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था तो लोग वहां से भाग खड़े हुए। बहरहाल जो कुछ भी हुआ हो, लोग ने क्या किया कि जो 600 ईसा पूर्व का समय है, उस समय लोग सिंधु नदी के बजाय गंगा नदी के मैदानों में अपना रहन सहन और अपने आवास वगैरह बनाने लगे, और यहां पे जो है धीमे धीमे महाजनपदों का उदय प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से बच्चों अब होता क्या है, यहां पे लोग आते हैं, उत्तर भारत का इतना बड़ा मैदान है, खूब ढेर सारी नदियां हैं, मुख्य नदी गंगा है, उपजाऊ जमीन है, लोगों ने खूब उपजाया, जंगलों को साफ किया गया, खूब अनाज हुआ, खूब हथियार बनाए गए, एक दूसरे पे आक्रमण किया गया, और धीमे धीमे ये शहर डेवलप होते 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 एक दिन बहुत बड़े महाजनपद के रूप में हो गए। जैसे आज की डेट में समझ लो बहुत सारे छोटे छोटे जिले होते हैं, बहुत सारे महानगर होते हैं, कुछ छोटे कस्बे होते हैं, कुछ कुछ नगर होते हैं, कुछ महानगर होते हैं। तो महानगर मतलब उनके यहाँ धीमे धीमे डेवलप होते होते सारी सुविधाएं हैं, ज्यादा बड़ा उनका क्षेत्रफल है, तो इस तरीके से महाजनपदों का उदय हो गया। अच्छा, इन सब में यह जो इलाका था, जो गंगा का मैदान है, यहाँ लोहे के भंडार भी खूब पाए जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ खूब लोहा पर्याप्त मात्रा में भर भर के मिलता है। तो इस वजह से भी इस क्षेत्र में महाजनपदों का उदय हुआ। गेम टोटल लोहे का ही था बेटा, समझे, ये पूरा का पूरा जो मामला था ये सब लोहे का ही था। अच्छा, अब जरा ये देख लेते हैं कि ये जो नीचे दी गई सूची है ये आपको 16 महाजनपदों के नाम बताएगी। कौन कौन? एक तो काशी, ये कौन है? काशी, क्या है? काशी। अब इसको पढ़ने से बेहतर यह है कि हम एक दूसरी लिस्ट खोल लेते हैं, ये तो आपको रिवीजन के लिए है, मैं आपको मेन लिस्ट बता दे रहा हूं। देखो हमारे जनपद का, जैसे एक जनपद है जिसका नाम है अंग, अंग की राजधानी है चंपा। अब आज की डेट में ये कहां पड़ेगा, ये खूब पूछा जाएगा। आज की डेट में अगर हम देखें अंग कहां था, तो आपके जो बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला है,
यहां पे जो है अंग पड़ता था। अंग जो महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। आज की डेट में अगर हम कहें कि अच्छा बताओ अंग कहां कहां विस्तारित था, तो अंग महाजनपद जो है आज के मुंगेर और भागलपुर माने बिहार में विस्तारित था। अच्छा, अंग महाजनपद का उल्लेख महाभारत और अथर्ववेद में मिलता है, नंबर 1। अच्छा, बिंबिसार के शासन काल में इस पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया था। मैं बिंबिसार के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मगध का उत्कर्ष पढ़ाऊंगा। यह वर्तमान में बिहार में स्थित है, इसके बारे में बहुत डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मगध, इसका तो हमारा पूरा टॉपिक होगा। जो मगध है इसकी शुरुआत की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह, बाद में फिर पाटलिपुत्र हो गई, कुछ दिन वैशाली भी रही, डिस्कस करेंगे। ये जो मगध था वो आज का पटना और गया, ये जो इलाका था ये किसी जमाने में क्या 600 ईसा पूर्व के करीब करीब ये मगध महाजनपद हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद क्या, काशी, काशी है ना, काशी, काशी की जो राजधानी होती थी बेटा वो क्या होती थी, वाराणसी या बनारस, ठीक है, वाराणसी या बनारस ये इसकी राजधानी होती थी। ठीक है बेटा, काशी की काशी या वाराणसी या बनारस, यह जो है आज के बनारस में स्थित है। कहां, बनारस में। अच्छा, उसके बाद वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशांबी। आज का जो इलाहाबाद है वो किसी जमाने में वत्स महाजनपद हुआ करता था। उसके बाद में कौशल, कौशल की बेटा एक राजधानी थी क्या, श्रावस्ती, और दूसरी थी कुशावती। और इसका मोटा मोटा अगर हम देखें तो मोटा मोटा इसका जो इलाका है वो अयोध्या से शुरू होते हुए वो श्रावस्ती बस्ती तक निकल जाता है, ये इसका इलाका है। अच्छा, इसके बाद और कौन कौन से हैं, उसके बाद ये देखो शूरसेन, तो आज का जो मथुरा है ना वो शूरसेन की राजधानी हुआ करता था, और ये आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा मथुरा। उसके बाद पांचाल, पांचाल वही है जहां की द्रौपदी हुआ करती थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कंपिल ये दोनों हुआ करती थी। और इसको आप बरेली के इलाका जो जो उसका रुहेलखंड का जो इलाका है बरेली, और ये आपका सहारनपुर देवबंद, ये जो इलाका हापुड़ आपुड़ का है ये किसी जमाने में पांचाल कहा जाता था। रुहेलखंड का जो इलाका है वो पांचाल कहा जाता था। इसके बाद बेटा कुरु है, कुरु वही है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और यही के थे कौरव और पांडव। तो ये दिल्ली में आपको पड़ जाएगा। ये जो पूरा इलाका है मेरठ और दिल्ली और हरियाणा ये कुल मिला के ये पूरा इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, जो कुरु जो महाजनपद हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद क्या है, मत्स्य, मत्स्य जो है ये विराटनगर इसकी राजधानी है, ये राजस्थान के जयपुर में पड़ता था मत्स्य महाजनपद। इसके बाद चेद, ये छेदी लिख गया है, इसको चेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेद। चेद की जो है ये सोतिमती या सोथिवती ये राजधानी है, ठीक है, या सुक्तमती भी इसको कभी कभी लिखते हैं, ठीक है, सुक्तमती, सुक्तमती। ये आज का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, माने ये जो आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश है बुंदेलखंड, ये चित्रकूट और ये क्या कहते हैं आपका बांदा, औरैया, उरई, जालौन है ना, हमीरपुर, बांदा, ये सब इलाका जो है वो सब बुंदेलखंड है। तो ये वहां पे डेवलप था। उसके बाद क्या है, अवंती, अवंती आज का जो उज्जैन है माने मध्य प्रदेश है ना, तो ये जो है मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थी। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। महिष्मती भी एक राजधानी थी, वही महिष्मती जिसको आपने बाहुबली में देखा होगा। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद की बात क्या है बेटा, इसके बाद गांधार, गांधार आपका कहां पड़ेगा, रावलपिंडी में, मौके पे पाकिस्तान में है, लेकिन कभी गांधार जो है भारत में होता था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और ये वही तक्षशिला है जहां के आचार्य थे चाणक्य, विष्णुगुप्त। और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के लिए विख्यात था, समझे। तो ये, अब उसके बाद कंबोज, कंबोज की जो राजधानी है बेटा वो है पुंछ। पुंछ जो है ये आपका इसमें ये भी पाकिस्तान में ही पड़ेगा, वही राजौरी, हजारा, कश्मीर वगैरह वहां पड़ता है। उसके बाद क्या है, अशमक, अशमक की राजधानी है पाटन। और अशमक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था।
कहां था? दक्षिण भारत में केवल एक ऐसा था। इसकी पाटन, पोटली, ये पुदाना, ये राजधानियां हैं। गोदावरी नदी के तट पर बच्चों था, ठीक है। और ये विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में वही कर्नाटक और वो थोड़ा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पे अशमक ये हुआ करता था। और एक था वज्ज, आज का वैशाली, अगर बहुत अच्छे से देखें तो बिहार का जो उधर का तराई का इलाका है। ये 16 महाजनपद हुआ करते थे और ये 16 महाजनपद अपने आप में बहुत बड़ी चीज हुआ करते थे। अच्छा, अब जरा हम पीछे चलेंगे। धीमे धीमे क्या होता है कि ये 16 महाजनपद थे तो, लेकिन ऐसा नहीं कि 16 के 16 महाजनपद बहुत मजबूत थे, नहीं भाई, 16 महाजनपद थे, निश्चित रूप से बड़े मजबूत थे। लेकिन कई बार होता है कि 10 हाथी खड़े हैं तो 10 में 10 हाथी विजेता थोड़ो ना होते हैं। अब 10 हाथी में से अगर 10 को लड़ाया जाए आपस में तो विजेता तो 5 ही होंगे, 5 तो हार जाएंगे। यही कुछ हाल महाजनपदों का भी था। इसमें 16 के 16 महाजनपद थे, निश्चित रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन इसमें कुछ एक ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली थे, जिनकी तूती बोलती थी। तो ये कौन कौन से? इनमें 4 आप निकाल लीजिए। एक तो मगध। मगध तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा हमारा एक टॉपिक है। मगध का जो सबसे पहला शासक वास्तविकता में माना जाता है, जिसने मगध को मगध बनाया, उसका नाम था बिंबिसार, और वो हर्यक वंश से संबंधित था। हम बिंबिसार के बारे में ठीक ठाक जानकारी पढ़ेंगे आगे वाले जो टॉपिक हमारा अगला वाला आएगा। अच्छा, इसके बाद में मगध के जैसा ही एक वो था अवंती महाजनपद, और वहां का राजा था चंडप्रद्योत। बिंबिसार के चंडप्रद्योत से बड़े अच्छे संबंध थे। कैसे बने थे बताएंगे। उसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण था वो कौशल था। कौशल वही जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत का संबंध भी संयोग से बिंबिसार के साथ था। और इसके बाद एक वत्स था। वत्स की राजधानी चंपा थी। इसका जो क्या कहते हैं, वत्स की कौशांबी, ठीक है, और इसका शासक उदयन था। हालांकि उदयन का इनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये 4 बहुत मजबूत थे। इनमें से बहुत के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जब हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में तो ये वाले हम अपने आप डिस्कस कर लेंगे। तो ये 4 महाजनपद बहुत मजबूती से खड़े रहे, लेकिन इनमें सब में भी अगर हम देखें तो मगध बहुत आगे निकल गया, और मगध का जो इतिहास था वो फिर भारत का इतिहास बन गया। बाकी सब बहुत पीछे छूट गए, और मगध का जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का जो इतिहास बना, वो फिर इतिहास ही बन गया भारत का। इसलिए हम कहते हैं हम बिहारी हैं, कमजोर नहीं है। जलवा था अपना किसी जमाने में, आज भी है। वो अलग बात है, थोड़े से मुदासीन हो गए, थोड़े कमजोर हो गए, इसलिए थोड़ा पीछे हो गए। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर वही तेवर जन्म ले लिए जो बिंबिसार में थे, जो अजातशत्रु में थे, जो अशोक के अंदर थे, जो बिंदुसार के अंदर थे, तो फिर हम दुनिया में परचम भी लहरा सकते हैं, कोई पीछे नहीं कर पाएगा भाई। बस खाली आत्म चेतना को जगाना है। चेतना जगी कि जलवा कायम, समझे? तो ये अपना इतिहास है भाई। अबे अब हम जब मगध वाला पढ़ेंगे ना भाई, एकदम डूब के साला क्या जलवा था अपना किसी जमाने में भाई, हमारी तूती बोलती थी, सारी बातें हम लोग करेंगे। अच्छा, अब इसके क्रम में हम जरा आगे चलेंगे और देखेंगे कि महाजनपदों की राजनीतिक संरचना क्या होती थी। देखो, ज्यादातर जो महाजनपद होते थे उनमें एक राजा होता था, एक राजधानी होती थी, सेना होती थी, कुछ मंत्री होते थे, कुछ नौकर चाकर होते थे, कुछ अधिकारी होते थे। जैसे संरचना होनी चाहिए वैसे होती थी। तो सामान्यता क्या था? अधिकांश राज्य राजशाही थे, लेकिन कुछ गणराज्य हुआ करते थे जिन्हें गण या संघ के नाम से जाना जाता था। राजशाही का मतलब क्या होता है? राजशाही का मतलब होता है कोई ऐसा साम्राज्य, कोई ऐसा जनपद, कोई ऐसा महाजनपद जहां सिर्फ एक राजा का शासन हो, केवल सिंगल राजा हो, उसी के जलवा है सब वहां पर, उसको राजशाही कहते हैं। गणसंघ किसको कहते हैं? जहां पे कई लोग आपस में मिलकर शासन करते हो, जहां पे जनता ये डिसाइड करती हो कि कौन शासन करेगा कौन नहीं करेगा, उसको मोटा मोटा गणतंत्र कहते हैं या गण कहते हैं। अच्छा, यहां पे गण का मतलब क्या है? जितने भी महाजनपद थे उनमें मैक्सिमम यानी अधिकतम 16 महाजनपदों में लगभग में राजा का ही शासन होता था। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जिन पे कई राजा एक साथ शासन करते थे।
तो उनको गण कहते थे या गणतांत्रिक राज्य या गणतांत्रिक महाजनपद कहते थे। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, ये जो गणसंघ होते थे कुलीन तंत्र थे, जहां राजा निर्वाचित होता था और वह एक परिषद की सहायता से शासन करता था। ये देखो वही बात आ गई। जहां पे गणतंत्र की बात आ जाए तो समझ लेना कि वहां जो कुछ हो रहा होगा वो जनता के द्वारा हो रहा होगा। तो जो राजशाही होती है वहां तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब योग्य हो अयोग्य हो वो अलग बात है। लेकिन जहां गणतंत्र होता है वहां की जनता यह डिसाइड करेगी कि राजा कौन बनेगा। और जब राजा निर्वाचित हो जाता था, निर्वाचित मतलब चुना जाता था बाकायदे, और जब राजा चुन लिया जाता था तो फिर क्या करता था, वो एक परिषद बनाता था और उस परिषद के माध्यम से अपनी प्रजा के लिए काम धाम करता रहता था। तो इस तरीके से चलता था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है वज्र संघ। वज्र जो महाजनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक है, वज्र या इसको लिच्छवी भी कहते हैं, लिच्छवी गणराज्य, वज्र या लिच्छवी, इसकी जो शासन पद्धति थी, एकमात्र मेरे ख्याल से ऐसा महाजनपद था जहां पे गणतांत्रिक व्यवस्था थी। लोग कहते हैं कि हमने भारत को गणतंत्र सिखाया, लोकतंत्र सिखाया, घंटा। भारत में लोकतंत्र आज के 600 उधर हो गए और ये 2300 साल इधर हो गए। आज के 2900 साल पहले हमारे यहां लोकतंत्र था। हमें सिखाओगे लोकतंत्र? हमारे यहां मंत्री परिषद थी, हमारे राजा चुनाव के द्वारा जीतते थे, चुनाव होता था, हमें सिखाओगे चुनाव? चले वो ब्रिटेन वाले कहने कि भाई भारत के लोग बड़े असभ्य हैं, क्या यार कुछ भी। अरे भाई, मैं 2900 साल पहले चुनाव होते थे हमारे यहां, हम गणतंत्र, हम रिपब्लिक थे, हमारे यहां मंत्री होते थे, जनता को चुनाव का अधिकार होता था। अब अलग बात है कि हमारे यहां तमाम आक्रांता आए, हम अपनी प्रथाओं को भूल गए, अपनी परंपराओं को भूल गए, हम अपने साहित्य से मोड़ दिए गए, तो नहीं हम चीजों को कंटिन्यू कर पाए। तो इसका मतलब ये थोड़ो, अरे भाई हमने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। लोग तब दुनिया में लोग नग्न घूम रहे थे, पत्ता लपेटना नहीं आता था, तब हमारे यहां राजा का चुनाव हो रहा था। हमारे यहाँ के उसके भी 2000 साल पहले हमारे यहाँ के लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, और बताओ 2 मंजिला मकानों में सिंधु सभ्यता में रह रहे थे। तो भाई हमारे यहाँ तो व्यवस्था पहले से टाइट है, हमारी राजधानी थी, हमारे मंत्री थे सब। वो अलग बात है कि हम बीच में हम बड़े उदासीन हो गए, सुसुप्तावस्था में चले गए और लोग आते गए, वो अपना हम पे डालते गए, हम उनका सब अंगीकार करते रहे, उनकी चीजों को हम अप्लाई करते रहे और अपनी चीजों को भूल गए, और इसीलिए हम इतने पीछे हो गए। वरना ये इंग्लैंड तो यहाँ कोचिंग लेने आते, हुजूर लोकतंत्र क्या है थोड़ा सिखा देते मालिक। लेकिन अब वही बात है कि सब कुछ था लेकिन समय नहीं सही था। खैर, तो अब जो है वज्जी महाजनपद जो था, यहां पे बाकायदे राजा का चुनाव होता था भाई, पूरी गणतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतंत्र था, बहुत बढ़िया था। अच्छा, जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक गणतांत्रिक राज्यों से आए थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। वह वास्तविकता में वैसे तो ऋषभ देव थे वो। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे हमारे महात्मा बुद्ध। इन दोनों लोगों के जो फादर थे वो लिच्छवी गणराज्य से ही संबंधित थे, सुद्धोधन और सिद्धार्थ। हम जब महात्मा बुद्ध और जैन के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो पूरी जानकारी देंगे आपको। यहां पे संकेत कर रहा हूं केवल ये जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, ये लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे भाई। इनके पिताजी राजा थे, चुने हुए राजा। समझे बात को? तो इस तरीके से इनकी शासन व्यवस्था हुआ करती थी बेटा। और इसके बाद क्या होता था, इन जो महाजनपद होते थे, अधिकांश ने अन्य राजाओं से सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर बड़े बड़े किले बनवाए थे। भाई अब महाजनपद थे तो डर तो लगा ही रहता था, पता नहीं कब कौन राजा हमको आकर के चाप दे, तो डर तो रहता था, स्वाभाविक सी बात है डरना। तो राजाओं ने, महाजनपद के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदे किले बनवाए, बड़े अभेद्य किले बनवाए, मजबूत किले बनवाए सुरक्षा के लिए। इन नए राजाओं या राजाओं द्वारा नियमित सेनाएं बनाए रखी जाती थी, सेना का गठन होने लगा, व्यापक पैमाने पर सेना रखी जाने लगी।
ये लोग कर भी वसूलते थे। राजा है तो राजा तो काम नहीं करेगा, राजा तो अपना राजकाज करके, भाई राजा अगर प्रजा को सुरक्षा दे रहा है तो फिर प्रजा का भी दायित्व होता है कि वो राजा को कुछ दे, कि जिससे कि राजा कम से कम सेना के लोगों को सैलरी दे। भाई राजा कहां से लाएगा? तो राजा सेवाएं देता है पब्लिक को, और पब्लिक से टैक्स के रूप में वो लेता है, जिससे कि सेवाएं लगातार चलती रहें। अच्छा, तो ये राजा जो होते थे, महाजनपद के राजा, ये जनता से कर वसूलते थे, और ये जो कर होते थे अधिकतर जो है फसलों पे लगाए जाते थे। और फसल जैसे हुई, गेहूं हुआ, धान हुआ, जो भी हुआ, उसका 1/6वां हिस्सा जो होता था, माने 100 कुंटल हुआ, ठीक है, तो 100 कुंटल का 1/6वां हिस्सा तो कितना हो जाएगा? यही कोई 22-23, लगभग 23 किलो के करीब करीब निकल जाता था हिस्सा। तो 1/6वां हिस्सा कर के रूप में चला जाता था, शेष अपना किसान का हो जाया करता था। अच्छा, यहां तक कि कारीगरों, चरवाहों, शिकारियों और व्यापारियों पर भी कर लगाया जाता था। तो कर सब पे लगा, जो किसान नहीं था, चरवाहा था तो चरवाहे पे लगाया जाता था, दूध पे लगाया जाता था। तो मतलब समाज में हर वर्ग पे टैक्स लगाया जाता था, लेकिन टैक्स बहुत कठोर नहीं थे, ऐसे लगाए जाते थे कि आदमी कम से कम दे सके, ऐसा ना करे कि वो बेचारा पिस के मर जाए। अब देखो उस समय क्या हुआ, महाजनपदों के समय में कृषि में दो बहुत बड़े बदलाव हुए, खेती किसानी में बड़े। पहला तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो पहले हल होते थे वो लकड़ी के होते थे। तो भाई लकड़ी के हल की अपनी एक लिमिट है, वो कितनी खेती जोत सकता है। और लकड़ी के जो हल होते थे उनसे खेत को जुताई की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, गहराई में नहीं जा पाता था। अब लोहे के जब लोहे का जब प्रयोग होने लगा तो लोहे के फल हल बनने लगे, फाल बनने लगे। अब लोहे का जब हल चलता है खेत में तो एकदम मार दे के एकदम खोद के बराबर कर देता, बढ़िया फसल होती है ना। तो अब क्या हुआ, सीधी सी बात है, लोहे के फालों का बढ़ता उपयोग, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि मिट्टी पर बीज बिखेरने के बजाय पौधे उगाए गए और खेतों में रोपे गए। पहले क्या होता था, किसान जो है धान ऐसे बो देते थे, धान हो जाता था। धान को बो देना, कम फसल देगा, उसका उत्पादन कम होगा। धान की पहले आप पौध बना लीजिए, उसको उखाड़ के फिर लगाइए। लगा तभी सकते हो जब जमीन ठीक ठाक खुदी हो। गौर फरमाना यहाँ पे, लकड़ी के जो हल होते थे वो उतनी गहराई से खेत को नहीं जोत पाते थे। लोहे के खेत, लोहे के जो हल होते थे वो एकदम खोद के रख देते थे एकदम। तो उनमें फिर धान लगाना आसान हो गया, तो खूब धान की खेती हुई। गंगा नदी का पानी था ही, जमीन उपजाऊ थी, फट पड़ी फसल, खूब हुआ भयानक। ठीक है, उत्पादन बहुत बढ़ गया, लेकिन काम भी कई गुना बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है यार, जब उत्पादन बढ़ेगा तो काम तो बढ़ेगा ही यार, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो इसी के साथ बच्चों ये जो आज का टॉपिक है ये हमारा समाप्त होता है। और ये जो हमारा भारत का वास्तव में जो ऐतिहासिक काल शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि यहाँ के बड़े लिखे साक्ष्य मिले। तो ये एक तरीके का भारत का दोबारा उत्कर्ष था सिंधु सभ्यता के बाद, फिर दिखना शुरू हुआ। अच्छा, वो नगरीकरण फिर आज तक जारी है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मगध साम्राज्य और अशोक के संदर्भ में। तो अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको 2-4 पॉइंट मिले हैं, तो आपका ये अपना YouTube चैनल है और आप इस पर जी भर के इसको शेयर करिए। बिहार के घर घर तक हमें पहुंचना है। हमारी ये एक क्रांति है, इस क्रांति को घर घर तक ले जाना है। और हमें उस बच्चे तक पहुंचना है, उस बच्ची तक पहुंचना है जो बहुत पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत जज्बा है, बहुत कुव्वत है पढ़ने की, लेकिन संसाधनों के अभाव में, महंगी महंगी फीस के चलते वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारी ये जो मेहनत है, हमारी ये जो क्रांति है, उन्हीं बच्चों को समर्पित है। कि आप ये न कहें कि सर हमारे पास कंटेंट नहीं था, हम समझ नहीं पाए, हमको कोई समझाने वाला नहीं था, हम इसलिए नंबर नहीं ला पाए ना।
अब आप ये कहेंगे कि समझाने वाला भी था, कंटेंट भी था और कंटेंट फ्री में था, हम पढ़ नहीं पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा कंटेंट देना, आपको समझाना, आपके दिमाग में बिठालना, ये मेरी गारंटी। लेकिन उसको मेहनत करके अपने दिमाग में बसाए रखना, रिवीजन करते रहना और एग्जाम हॉल में इसको लिख के आना, ये आपकी गारंटी है। और जब दोनों लोग एक दूसरे का साथ देंगे तभी बात बनेगी। चलिए बच्चों, आप लोग अपने इस वीडियो को खूब प्यार से शेयर करिए, खूब जो है चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मगध साम्राज्य पढ़ेंगे एक पटना की नई कहानी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।